नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव आज कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 6 पाठ नंबर 6 पुष्प नामक पाठ का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत पुष्प के माध्यम से कवि या लेखिका हम लोगों को क्या संदेश देने की कोशिश किया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो आप चैप्टर का नाम है पुष्प। पुष्प का अर्थ होता है पुष्प या फूल, सुमन। पुष्प, फूल, सुमन, इसके अलावा और कई नामों से इसको हम लोग जानते हैं। तो इस कविता के अंतर्गत मनुष्यों को कवयित्री वंदना चड्ढा ने यह संदेश देने की कोशिश किया है कि जिस प्रकार से पुष्प सुगंध को चारों तरफ फैलाते हैं और इसकी सुगंध से लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्यों को अपने सद्गुणों को, अपने अच्छे गुणों को चारों तरफ फैला करके लोगों को आनंद की अनुभूति कराना चाहिए। और इतना ही नहीं कहा, फूल के माध्यम से उन्होंने जीवन के हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये बताने की कोशिश किया कि जैसे विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग के फूल एक साथ जुटने पर एक हार या एक माला का निर्माण करते हैं, वैसे ही सज्जन मनुष्यों को, अच्छे गुण वाले मनुष्यों को एक साथ जुट जाना चाहिए। एक साथ जुट करके एक नए समाज का, एक नए देश का, एक नए जीवन का निर्माण करना चाहिए। जैसे फूलों की भूमिका हर जगह अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्यों की भी अपनी अलग अलग भूमिका होती है। इसके माध्यम से कवयित्री वंदना चड्ढा ने मनुष्य को संदेश देने की कोशिश किया है कि इसी प्रकार से मनुष्य अपने सद्गुणों के द्वारा लोगों को आनंद प्रदान करे और लोगों को सही दिशा दे। तो आइए आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि इस पुष्प के माध्यम से कवयित्री ने क्या संदेश दिया। उसकी थोड़ी सी भूमिका आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। प्रस्तुत कविता में फूलों के महत्व को बताते हुए कवयित्री यह संदेश देना चाहती हैं कि हमें भी फूलों की सुगंध के समान, हमें भी फूलों की सुगंध के समान अपने सद्गुणों तथा अच्छाइयों को समाज में बिखेरना चाहिए। जैसे पुष्प अपने सुगंध को चारों तरफ क्या करता है, फैलाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने सद्गुणों को, अपनी अच्छाइयों को चारों तरफ क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए, बिखेरना चाहिए। तो आइए इस पाठ को पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ को हम लोग देख लेंगे। शब्दार्थ को देख लेने से हम लोगों को अर्थ को समझने में बहुत आसान हो जाएगा, बड़ी सुविधाएं हो जाएंगी। तो इसको हम देख लेते हैं। सुगंध, सुगंध शब्द का अर्थ है खुशबू, सुगंध माने खुशबू। संदेश, समाचार या खबर, समाचार या खबर। अवसर, मौका, अवसर माने होता है मौका। मृतक, मरा हुआ। पूर्ति, पूरा करना। श्रद्धांजलि, मृतक के प्रति श्रद्धा भावना। अर्पित माने होता है भेंट करना। तो आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सुगंध माने खुशबू, संदेश माने समाचार, खबर। अवसर, मौका। मृतक, मरा हुआ। पूर्ति माने पूरा करना। श्रद्धांजलि माने मृतक के प्रति सद्भावना। अर्पित माने होता है भेंट। तो ये रहे आपके शब्दार्थ। इसके बाद हम लोग कविता को देखते हैं। कविता के माध्यम से कवयित्री ने हम लोगों को क्या संदेश दिया है, उस संदेश को हम लोग देखेंगे। और पाठ का नाम है पुष्प और इसकी भूमिका मैंने आपको पहले बताया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। प्रस्तुत कविता में फूलों के महत्व को बताते हुए कवयित्री यह संदेश देना चाहती हैं कि हमें भी फूलों की सुगंध के समान अपने सद्गुणों तथा अच्छाइयों को समाज में बिखेरना चाहिए। तो इस कविता को
किस प्रकार से हम लोग लय के साथ पढ़ सकते हैं, तो उसको पहले देखेंगे। इसके बाद एक एक लाइन के एक एक शब्दों का अर्थ को हम लोग देख करके इसके अर्थ को क्लियर करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली लाइन है, सुगंधित है स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखो, जुड़ जुड़ कर सुंदर माला बन जाते हैं। तो इस कविता को किस प्रकार से गेय है, कैसे इसको गाया जा सकता है वो देख लेते हैं। करा, सुगंधित है स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं, सुगंधित हैं स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखो, रंग बिरंगे फूलों को देखो, जुड़ जुड़ कर सुंदर माला बन जाते हैं, जुड़ जुड़ कर सुंदर माला बन जाते हैं, हर अवसर पर भूमिका इनकी, हर अवसर पर भूमिका इनकी अलग अलग ही होती है, अलग अलग ही होती है, जैसी भी हम मांग करते हैं, जैसी भी हम मांग करते हैं, गुच्छे में हो या पंखुड़ियों में, गुच्छे में हो या पंखुड़ियों में, पूर्ति सभी किए करते हैं, पूर्ति सभी किए करते हैं, कहीं तो धागे में पिरोकर, कहीं तो धागे में पिरोकर माला का निर्माण करते हैं, कहीं तो धागे में पिरोकर माला का निर्माण करते हैं, कहीं मंदिरों में या दरगाहों पर हम अर्पित इन्हें करते हैं, कहीं मंदिरों में या दरगाहों पर हम अर्पित इन्हें करते हैं, शुभ कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही, शुभ कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही, वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी यही, वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी यही, मृतकों को श्रद्धांजलि देने वाला भी यही, जन्म दिवस का तोहफा बनने वाला भी यही, कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए दवा बन जाते हैं, कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए दवा बन जाते हैं, तो कहीं वर वधू के गले का हार बन जाते हैं, तो कहीं वर वधू के गले का हार बन जाते हैं, मौका खुशी का हो या गम का, मौका खुशी का हो या गम का, पुष्प सदैव मानव का साथ देते हैं, पुष्प सदैव मानव का साथ देते हैं। तो इस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, गा सकते हैं। गेय काव्य है, कविता है। तो आइए अब हम लोग इसको एक एक लाइन के एक एक शब्दों को, अर्थ को देखते हुए इसके भाव को समझेंगे। तो देखिए पहली लाइन लिखी गई है, सुगंधित है स्वयं और सुगंधित है स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देखो, जुड़ जुड़ कर सुंदर माला बन जाते हैं। सुगंधित हैं स्वयं, पुष्प को कवित्री वंदना चड्ढा जी कह रही हैं कि पुष्प स्वयं तो सुगंधित है और सुगंध अपनी चारों ओर फैलाता है। पुष्प स्वयं सुगंधित है और अपने सुगंध को चारों ओर फैलाता है। इसी प्रकार से हे संसार के मनुष्यों, खुद
अच्छे गुणों को ग्रहण करो, अच्छे गुणों को ग्रहण करके पुष्प की तरह अपने अच्छे गुणों को पुष्प की सुगंध की तरह चारों तरफ क्या करो, फैला दो। यहाँ पे पुष्प के माध्यम से वंदना चड्ढा जी कह रही हैं, जिस प्रकार से पुष्प अपने सुगंध को चारों तरफ फैला देता है और स्वयं सुगंधित होता है, ठीक उसी प्रकार से हे संसार के मनुष्यों, आप स्वयं गुणवान बनो और अपने गुणों को पुष्प की गंध की तरह, सुगंध की तरह चारों तरफ क्या करो, फैला दो। और नीचे वाली लाइन देखिए, रंग बिरंगों फूलों को देखो, जुड़ जुड़ कर सुंदर माला बन जाते हैं। जैसे विभिन्न रंगों के फूल एक साथ जुट करके एक हार या माला का निर्माण कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से संसार के मनुष्यों, संसार के लोग, आप लोग भी विभिन्न धर्म, जाति और संप्रदाय के लोग एक साथ जुट जाओ। जैसे विभिन्न रंगों के फूल एक साथ जुटकर एक माला का निर्माण कर देते हैं, उसी प्रकार से अपने अच्छे गुणों के साथ विभिन्न रूप रंग वाले आप लोग एक साथ होकर के एक अच्छे देश का, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करो। इसको एक बार फिर से देख लो। करा है, सुगंधित हैं स्वयं और सुगंध चारों ओर फैलाते हैं। यहाँ पुष्प के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही हैं, जैसे पुष्प स्वयं क्या होता है, सुगंधित होता है और अपनी सुगंध को चारों तरफ फैलाता है, ठीक इसी प्रकार से हे संसार के लोग, हे संसार के मनुष्यों, आप खुद गुणवान बनो और अपने गुणों को पुष्प के सुगंध की तरह चारों तरफ फैला दो। नीचे वाली लाइन है, रंग बिरंगों फूलों को देखो, जुड़ जुड़ कर सुंदर माला बन जाते हैं। जैसे विभिन्न रंगों के फूल एक साथ जुट करके एक माला, एक हार का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से हे संसार के मनुष्यों, अपने विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय और रूप रंग को एक साथ मिल करके एक देश का, एक राष्ट्र का क्या करो, निर्माण करो। नेक्स्ट है, हर अवसर पर भूमिका इनकी अलग अलग ही होती है। करा है, हर अवसर पर भूमिका इनकी अलग अलग होती है। किनकी भूमिका अलग अलग होती है? पुष्प की। हर अवसर माने समय पर इनकी भूमिका अलग होती है। पुष्प की भूमिका जो होती है हर समय पर अलग अलग होती है। जैसी भी हम मांग करते हैं, जैसे हम लोगों की इच्छाएं होती हैं, गुच्छे में हो या पंखुड़ियों में, चाहे गुच्छे में लगे हों या पंखुड़ियों में लगे हों, पूर्ति सभी की ये करते हैं, सबकी इच्छाओं को ये पूरा करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हे संसार के लोगों, हे संसार के मनुष्यों, अवसर के अनुसार, समय के अनुसार आप अपने देश की, अपने समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करो। नेक्स्ट है, कहीं तो धागे में पिरोकर, करा है, कहीं तो धागे में पिरोकर माला का निर्माण करते हैं। पुष्पों को हम लोग क्या करते हैं, कहीं धागे में गुथ करके, कहीं धागे में गुथ करके माला का निर्माण कर देते हैं और कहीं मंदिरों में या दरगाहों पर हम अर्पित इन्हें करते हैं। कहीं क्या करते हैं, मंदिरों में या दरगाहों पर इन्हें चढ़ा देते हैं। करा है, कहीं तो धागे में पिरोकर, धागे में पिरोने का मतलब धागे में जोड़ कर, धागे में गुथ कर हम माला का निर्माण कर लेते हैं। किससे? इन पुष्पों से। और कहीं पर हम मंदिरों में या दरगाहों पर हम इन्हें क्या करते हैं, अर्पित कर देते हैं और जैसी हमें आवश्यकता होती है उसी प्रकार से हम इनको उपयोग में कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से संसार के लोगों को भी समाज के लिए जैसी आवश्यकता हो वैसा इनको हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि शुभ कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही है। शुभ कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही है। वीरों के
पथ पर बिखरने वाला भी यही है, मृतक को श्रद्धांजलि देने वाला भी यही है, जन्म दिवस का तोहफा बनने वाला भी यही है। इस कविता के माध्यम से, इस पैराग्राफ के माध्यम से कवित्री यह बताना चाहती हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे श्रद्धांजलि के रूप में चाहे तोहफे के रूप में, हर जगह पुष्प हमारे काम में आता है। इसी प्रकार से मनुष्यों को हर समय हर स्थान पर काम में आना चाहिए, ऐसे गुण उसके अंदर होना चाहिए। जैसे पुष्प को सुख दुख श्रद्धांजलि बीमारी में हर जगह हम लोग उपयोग करते हैं, ऐसे ही गुण मनुष्यों में भी होना चाहिए, जहां हमें जरूरत पड़े हम उनका उपयोग कर लें। तो आइए देखते हैं इनके अर्थ को। शुभ कामना का संदेश पहुंचाने वाला भी यही है। शुभ कामना देने के लिए भी हम लोग पुष्पों का प्रयोग करते हैं। वीरों के पथ पर बिखरने वाला भी है। वीर जब अपने रास्ते से गुजरते हैं तो उनके रास्ते पर, पथ माने रास्ता, तो उनके रास्ते पर बिखरने वाला भी यही पुष्प होता है। मृतकों को मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति की श्रद्धांजलि देने के लिए भी ये पुष्प का प्रयोग किया जाता है। और जन्म दिवस के तोहफे या तोहफा बनने वाला भी यही होता है। जन्म दिवस में तोहफा देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हे संसार के मनुष्यों, ऐसा बनो जैसे पुष्प को हर जगह प्रयोग किया जाता है, वैसे ही हर समय हर जगह आपका उपयोग हो। कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए, कहीं रोगी की चिकित्सा के लिए दवा बन जाते हैं। कवि कह रहे हैं, कवित्री कह रहे हैं, कहीं पर रोगी के लिए ये पुष्प दवा बन जाते हैं। तो हे मनुष्यों, ठीक इसी प्रकार से आप भी ऐसा बनो, कभी दुखी व्यक्ति के लिए सहारा बन जाओ, जैसे पुष्प रोगी के लिए दवा बन जाता है। विपत्ति में पड़े हुए दुखी व्यक्ति का आप भी सहारा बन जाओ। तो कहीं वर वधू के गले का हार बन जाते हैं, और कहीं पर यही पुष्प वर और वधू के गले का हार बन जाते हैं। मौका खुशी का हो या गम का, पुष्प सदैव मानव का साथ देता है। करा है, मौका चाहे जो हो, समय चाहे खुशी का हो चाहे दुख का हो, गम माने दुख, पुष्प सदैव मानव का साथ देता है। पुष्प सदैव सुख और दुख में मनुष्य के साथ रहता है। तो हे सज्जन मनुष्यों, पुष्प की तरह आप भी अपने देश, अपने समाज और अपने परिवार के सदैव साथ रहें। जैसे पुष्प सुख और दुख में सदैव मनुष्य का साथ देता है, वैसे ही आपको सदैव मनुष्यों का साथ देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने इसके अर्थ को सुना, और इस अर्थ को सुनने के बाद आप अपने हिसाब से, अपने अनुकूल इस अर्थ को और कन्वर्ट करके बड़ा कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बताया गया बस इतना ही होता है, इससे भी अधिक है, इससे भी ज्यादा आपके पास दिमाग है, इससे भी ज्यादा आप लोग कर सकते हैं। तो आइए इससे संबंधित जो मौखिक प्रश्न है और MCQ वैकल्पिक क्वेश्चन है, लिखित क्वेश्चन है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर और प्रश्न। करा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प, पहले प्रश्न दिया गया, इसके बाद 3 विकल्प दिए गए हैं। इन तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसी विकल्प को आपको क्या करना होगा, चुनना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है, फूल क्या बिखेरते हैं। ये लाइन है आपकी। कह रहा है, प्रश्न है, फूल क्या बिखेरते हैं। ऑप्शन दिया गया है सुगंध, दूसरा है दुर्गंध, और तीसरा है दोनों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क, फूल क्या बिखेरते हैं, सुगंध। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि फूल सुगंध बिखेरते हैं। दूसरा है, फूलों को कहाँ चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुवैकल्पिक का, फूलों को कहाँ चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क है मूर्ति और तोहफे पर, मूर्ति और तोहफे पर, ख है मूर्ति पर और ग है तोहफे पर। तो
क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ख आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ति पर। क्या होगा उत्तर? मूर्ति पर। तो ख नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फूलों से क्या बन जाता है? फूलों से क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर क है, विकल्प नंबर क है माला, विकल्प नंबर ख है वरमाला, विकल्प नंबर ग है दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर ग आपका राइट उत्तर हो जाएगा कि फूलों से माला और वरमाला दोनों बनता है। तो ग नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। फूल क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, कह रहा है कि फूल कैसे होते हैं? फूल कैसे होते हैं? तो इसमें 3 विकल्प दिया गया है। पहला है सफेद, दूसरा है रंगीन, तीसरा सफेद और रंगीन दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सफेद और रंगीन दोनों। सफेद और रंगीन दोनों, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं भाषा की बात में कि भाषा की बात के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों को आज पढ़ना है कारक। कारक की परिभाषा क्या है, कारक होता क्या है, कारक कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो कारक देखते हैं। सबसे पहले कारक की जो परिभाषा यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है उसको देख लेते हैं, इसके बाद मैं अपनी परिभाषा को बताते हैं। कह रहा है संज्ञा तथा सर्वनाम को वाक्यों के अन्य भागों को क्रिया इत्यादि से जोड़ने का कार्य करने वाला शब्द कारक परसवर्ग कहलाते हैं। कह रहा है संज्ञा तथा सर्वनाम को वाक्य के अन्य भागों क्रिया इत्यादि से जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द को कारक कहते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो इसकी और परिभाषाएं और सरल परिभाषाएं हमारे पास है, उसको ध्यान से सुनिएगा कि क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले तत्व या शब्द को, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले तत्व या शब्द को हम कारक कहते हैं। सीधी सीधी परिभाषा है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। और आपकी बुक में क्या लिखा है? संज्ञा तथा सर्वनाम को वाक्यों के अन्य भागों को क्रिया इत्यादि से जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। तो दोनों परिभाषाएं सही हैं। ये परिभाषा थोड़ी बड़ी है, 60 में परिभाषा में बताया क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्द को कारक कहते हैं। तो आइए कारक के प्रकार हम लोग जानते हैं और इनको कैसे पहचाना जाता है उसको जानेंगे। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कितने भेद? 8 भेद होते हैं। 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक और छठा अधिकरण कारक है, सातवां संबंध कारक और आठवां संबोधन कारक है। तो इनकी क्या पहचान है उसको अभी हम समझा रहे हैं आपको। पहले कारक के बारे में जान लेते हैं। कारक के 8 भेद बताए गए और इसकी परिभाषा मैंने बताया, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले तत्व या शब्द को या वर्ण को हम कारक कहेंगे। तो कारक के कुल 8 भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन कारक। अब इनके चिन्ह होते हैं, ये अपने चिन्हों के द्वारा पहचाने जाते हैं कि इस वाक्य में इस शब्द के साथ कौन सा कारक है। तो उसको पहचानने के लिए इनका अपना अपना एक चिन्ह होता है। उस चिन्ह के माध्यम से हम पहचान लेते हैं कि इन शब्दों में, इन वाक्यों में कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है कि संप्रदान कारक है। इसको हम इनके चिन्हों के द्वारा पहचान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले कर्ता कारक का चिन्ह है ने। क्या चिन्ह है? ने। जैसे कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। कहा जाए राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, इसमें कर्ता कारक क्या है? ने है। ने आया शब्द, राम ने मारा। किसको मारा ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कर्ता करने वाला कौन है? राम। राम के साथ क्या लगा? ने। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह है को। जैसे मैंने बताया राम ने रावण को मारा,
को मारा, कर्म क्या हुआ, मारना, और उसमें क्या लगा है, को। कर्म के लिए को चिन्ह आता है, कर्ता के लिए ने चिन्ह आता है। और करण कारक में से, करण कारक में कौन सा चिन्ह लगेगा, से। और यह से जो है सिर्फ जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता, क्योंकि अपादान कारक में और करण कारक में दोनों में से चिन्ह आता है। तो दोनों को अलग करने के लिए एक सीधा ही उपाय है कि करण कारक जोड़ने का काम करता है और अपादान कारक अलग करने का काम करता है, ध्यान रखने की बात है। और संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए को, के लिए को जिन वाक्यों के साथ लगा हो वहां पर संप्रदान कारक होगा। अपादान कारक से देखो आ गया, अपादान कारक में से लगता है, लेकिन यह से अलग करने का काम करता है। जैसे कहा जाए वृक्ष से पत्ते टूट गए, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। लेकिन कहा जाए पुष्पों से माला बनती है, तो यहाँ पे करण कारक होगा, क्योंकि करण कारक जोड़ने का काम करता है और अपादान कारक अलग करने का काम करता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो वरना आपको करण कारक और अपादान कारक में कोई अंतर नहीं पता चलेगा। इसका मूल अंतर यही है, अपादान कारक अलग करता है, करण कारक जो है जोड़ता है। तो नेक्स्ट है अधिकरण कारक में पर, संबंध कारक है का के की रा रे री ना ने नी। और संबंध संबोधन कारक, संबोधन का मतलब होता है किसी की ओर इशारा करके, संबोधित करके जोर से जब बुलाया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे अरे, हे अरे, जिन वाक्यों में जिन शब्दों के साथ हे और अरे वर्ण या शब्द लगे हों उसे संबोधन कारक कहा जाता है। तो ये रहे कारक की पहचान, कारक के चिन्ह। कारक को पहचानने के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, संबोधन हे अरे हो तो होता है। लेकिन इसको आपको ध्यान में विशेष रूप से दो कारक ऐसे हैं जो आपको संदेह में डाल देते हैं। करण कारक जो तीसरे नंबर का है और पांचवें नंबर का अपादान कारक है, जो कि दोनों का चिन्ह जो है सेम है। दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। दोनों का चिन्ह समान होने के नाते इनमें आपको अंतर करने के लिए वाक्य को देखना होगा। वाक्य अगर जोड़ने की क्रिया कर रहा है, जोड़ना उसमें दिखाई दे रहा है, तो वहां पर करण कारक होगा। और वहां वाक्य में अगर अलग होने की बात कही गई है तो वहां पे अपादान कारक होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका कारक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कर्म कारक में भी को आया है, संप्रदान कारक में भी को आता है। तो इसको भी आपको दोनों को अलग करने के लिए आपको इसको समझना होगा कि इस संप्रदान कारक के को का प्रयोग कहाँ होता है और कर्म कारक के को का प्रयोग कहाँ होता है। इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए करा है कि निम्नलिखित रेखांकित कारक पर स्वर के भेद बताइए। पर स्वर के भेद बताइए। निम्नलिखित रेखांकित कारक पर स्वर के भेद बताइए। रेखांकित देख रहे हैं जिस पर जिन वर्णों के नीचे एक रेखा खींची गई, एक लाइन खींची गई है, ये क्या है, कारक के चिन्ह हैं। इन कारक को चिन्हों को देख करके आपको बताना है कि इस पद में, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। और एक कारक की पहचान आप तभी कर पाएंगे जब ऊपर दिए गए कारक चिन्हों को ठीक से आप समझ गए होंगे। तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस नीचे जो रेखा खींची गई है, जिस वर्ण के, जिस शब्द के नीचे, इसमें कौन सा कारक होगा। तो देखिए कह रहा है फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। फूलों की सुगंध अच्छी लगती है तो कौन सा कारक होगा, संबंध कारक में हमने पढ़ा था का के की रा रे री ना ने नी। तो यहाँ पे का के की आया, फूलों की सुगंध अच्छी लगती है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा संबंध
कारक। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक, क्योंकि संबंध कारक में हमने पढ़ा था संबंध कारक के अंतर्गत का के की आता है, तो की पे रेखा खींची गई अर्थात यहाँ पर संबंध कारक होगा। तो हम अपनी टेक्स्ट बुक में संबंध कारक इसके सामने लिख देंगे। नेक्स्ट है कि हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। किसको श्रद्धांजलि देते हैं? मृतकों को हम श्रद्धांजलि देते हैं। तो यहाँ पे अब देखना है कि कौन सा कारक इसमें होगा, क्योंकि इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि को संप्रदान कारक में भी है और को कर्म कारक में भी है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, संप्रदान कारक का बोध होता है तो को विभक्ति के साथ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक को के साथ भी होता है और कर्ण के साथ भी संप्रदान कारक होता है। देने का बोध हो, जहां पर देने का बोध हो, किसका बोध हो? देने का। क्या करा है कि हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। हम मृतकों को श्रद्धांजलि देते हैं। जहां देने की बात आएगी, जिन पद में जिन वाक्यों में देने की बात हो और उसमें को चिन्ह लगा हो, क्या चिन्ह लगा हो? को चिन्ह लगा हो, तो वहां पे संप्रदान कारक होगा। जहां देने की बात आएगी वहां पे संप्रदान कारक होगा। और जहां पर कार्य को पूरा करने का प्रयोग होगा वहां पे कर्म कारक होगा। जैसे मैंने बताया राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, वहां पे क्या होगा? कर्म कारक होगा। वहां कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है। और जहां पर देने का प्रयोग होगा वहां पे संप्रदान कारक होगा, अर्थात दिए गए इस रेखा वाले को संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों को भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। यहाँ पे कह रहा है फूलों को भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। हमको कारक कौन सा बताना है? पर के नीचे अंडरलाइन की गई है। पर किस में आया था वो देखना है। अधिकरण कारक का चिन्ह था में पर या ऊपर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। फूलों को भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। पर किसमें आया था? अधिकरण कारक में, तो यहाँ हम लिख देंगे अधिकरण कारक। नेक्स्ट है फूलों से माला बनती है। यहाँ पे से चिन्ह को हम देख करके हमें बताना है कि दिए गए पद में दिए गए वाक्य में कौन सा कारक होगा। कारक को बताते समय मैंने बताया था जहां पर वाक्य किसी चीज को जोड़ने की बात करेगा वहां पे कर्ण कारक होगा, और जहां पे वाक्य किसी चीज को अलग करने की बात करेगा वहां पे अपादान कारक होगा। क्यों? कि से चिन्ह कर्ण कारक में भी आता है, अपादान कारक में भी से चिन्ह आता है। दोनों को अलग करने का यही उपाय है कि कर्ण कारक क्या करता है? जोड़ने का काम करता है, जबकि अपादान कारक अलग करने का काम करता है। इससे हमें पता चल जाता है इस से कौन सा कारक होगा। फूलों से माला बनती है, अर्थात यहाँ फूल क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं, जुड़ करके माला का निर्माण कर रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा कर्ण कारक। नेक्स्ट है वृक्षों से पत्ता गिर गया। वृक्षों से पत्ता गिर गया, यहाँ पे माला क्या हो रही थी? बन रही थी, तो कर्ण कारक हो रहा था। लेकिन वृक्षों से पत्ता गिर गया माने वृक्ष से पत्ते क्या हो गए? अलग हो गए। यह से जो है यहाँ पे अलग करने का काम कर रहा है, तो अर्थात यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो दो कारक ऐसे हैं, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, कर्म कारक संप्रदान कारक। कर्म कारक और संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की पहचान है जब वाक्य कहीं कुछ देने की बात करेगा, कुछ देने की बात करेगा तो वहां पे संप्रदान कारक को होगा, और जब से कहीं जुड़ करके कुछ बनाएगा, से जुड़ करके कुछ बनाने का कार्य करेगा वहां कर्ण कारक होगा। जब से किसी चीज को अलग करने का काम करेगा तो वहां पे अपादान कारक होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के
दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द होता है, हमने इसकी परिभाषा पहले बता दिया था, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्याय मीन्स होता है किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान या किसी भी व्यक्ति को जब हम एक से अधिक नामों से उसे जाने तो उसका वह पर्याय कहलाता है। तो देखो कर है फूल, पुष्प, सुमन। फूल का दो दो पर्यायवाची, पुष्प, सुमन। मंदिर, देवालय, शिवालय। तोहफा, उपहार, भेंट। मानव, मनुष्य, इंसान। नेक्स्ट है शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके उन्हें पुनः लिखिए। वर्तनी, अब आपके लिए वर्तनी शब्द या वर्तनी शब्द का मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। वर्तनी मीन्स होता है दिए गए शब्दों जो अशुद्ध है उनको शुद्ध रूप से लिखना, वही वर्तनी कहलाता है। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना शुद्ध वर्तनी कहलाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है सुगंध। क्या लिखा है? सुगंध। यहाँ पे आधा न जो है ग के बाद है सुगंध, तो इसको हम वर्तनी की दृष्टि से क्या मानते हैं? अशुद्ध मानते हैं, शुद्ध नहीं है। लेकिन उच्चारण में तो हम लोग बोल देते हैं सुगंध, लेकिन यह वर्तनी की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से क्या है? गलत है। तो क्या होगा? सुगंध। क्या होगा? सुगंध। नेक्स्ट है अर्पित। अर्पित, तो इसका जो वर्तनी की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से ये भी गलत है, तो इसको क्या करेंगे? अर्पित। अर्पित में हो जाएगा क्या? छोटी की मात्रा होगी आधा र, अर्पित। नेक्स्ट है भूमिका लिखा है, यह ग्रामर की दृष्टि से भी अशुद्ध है। भूमिका में जो ई की मात्रा है छोटी होगी, यहाँ पे कौन सी लगी हुई? बड़ी लगी है, इसलिए ये गलत है। तो इसको क्या करेंगे? भूमिका, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसका तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ग्रामर की दृष्टि से लिखा जाता है श्रद्धांजलि, तो श्रद्धांजलि इस तरह से लिखते हैं श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि, ध के ऊपर डांट लग जाएगा और छोटी की मात्रा ल के ऊपर लगेगी, न कि बड़ी की। यहाँ पे अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको शुद्ध रूप ये रहा श्रद्धांजलि। क्या होगा? श्रद्धांजलि। और लिखा क्या है? श्रद्धांजलि। इसको शुद्ध रूप होगा श्रद्धांजलि, छोटी की मात्रा ल के ऊपर लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपके कारक, पर्यायवाची शब्द, वर्तनी शब्द और बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने देखा और पाठ को पढ़ा। उसमें किस प्रकार से गेय है, कैसे गा करके हम लोग उसके आनंद ले सकते हैं और उसके अर्थ को किस प्रकार से कवि ने मनुष्य को संदेश दिया है, इन सब बातों की चर्चा इस पाठ में हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मौखिक प्रश्नों का उत्तर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।